आई होप अभी मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी। आवाज आ रही है? सो आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स जो मैंने आपको साथ शेयर किए थे वो आपने देख लिए होंगे, बट क्विक जो भी मैंने उसमें शेयर किया था तो मैं वो क्विकली करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से एक प्रोजेक्ट है जिसमें हर साल $15,000 कैश फ्लो मिल रहा है। अच्छा, एज यू ऑल नो दैट जब आपको कांस्टेंट कैश फ्लो मिल रहा हो, यानी एक जैसा कैश फ्लो मिल रहा हो हर साल या हर पीरियड के बाद, तो उसे हम एनविटी कहते हैं। सो वी आर डीलिंग विद एन एग्जांपल ऑफ एनविटी एट द मोमेंट, कि हर साल सेम अमाउंट मिल रही हो। अब अगर मुझे इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले डिस्काउंट फैक्टर्स, एंड डिस्काउंट फैक्टर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1+R, दैट इज 10%, रेस टू द पावर माइनस, और वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। ठीक है। सो दिस दिस इज द फॉर्मूला दैट यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। तो 10% रेस टू द पावर -1, देन -2 एंड देन -3। सो ये डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। देन कम्स प्रेजेंट वैल्यूज। उसके लिए मुझे 15,000 को बारी बारी इन तमाम डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो ये मेरे पास तीनों कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। फिर इन सबको ऐड करना है। ये ऐड कर दिया मैंने। सो इसके बाद मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में से, जिसमें 15,000 15,000 हर साल मिल रहे हैं, उसके लिए अगर आपको 10% रिटर्न चाहिए हो तो इतना मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए, 37,303। जबकि जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो है 32,000। सो फ्रॉम दिस, इफ वी डिडक्ट दिस, वी विल गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये रही नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड ऑब्वियसली इफ इट्स पॉजिटिव, तो वी शुड गो फॉर इट। दिस इज एनपीवी। अभी हम पहले भी कर चुके हैं, सो नथिंग न्यू
सो फार। तो ये हम पहले कर चुके हैं, बट व्हाट इज न्यू, वो है इसका शॉर्टकट। और वो कैसे, वो देखते हैं। देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये बेसिकली इन दो को और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके आया है। यानी हमने क्या किया है, हमने 15,000 को मल्टीप्लाई किया है 0.909 से, प्लस फिर 15,000, फिर मल्टीप्लाई किया है 0.826 से, प्लस 15,000 इंटू 11270, सॉरी 0.751। इस तरह किया हुआ है हमने, एंड दैट्स द आंसर। अब चूंकि तीनों जगह 15,000 कॉमन है, तो हम मैथमेटिकली 15,000 को एज अ कॉमन फिगर ले सकते हैं। एंड इफ यू टेक इट एज अ कॉमन फिगर, तो बचेगा क्या, ये तीनों चीजों का सम अंदर, यानी 0.909 प्लस 0.751 प्लस, सॉरी 0.826 प्लस 0.751, अंदर ब्रैकेट में ये बचेगा। जिसका मतलब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड, और फिर उसको 15,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी आंसर सेम आएगा। यानी अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं, 2.487 आएगा, और उस 2.487 को 15,000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, 15,000 into 2.487, so you can see we've got the same answer, 37,303। सो हमारे पास सेम आंसर आ गया, 37,303। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, इसे कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं एनवीटी फैक्टर। यानी ये एक ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ एनवीटी के केस में अप्लाई हो सकता है, एंड वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि कॉमन फिगर थी तभी तो आपने कॉमन निकाला है बाहर और फिर इनको सम किया है। अगर यहाँ 15 होता, यहाँ कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, तो कॉमन फिगर बाहर आती नहीं, और फिर आप इसके सम को इससे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते थे। सो सिंस एवरी ईयर द कैश फ्लो वाज सेम, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू डू इट इन अदर वे। इस तरीके से हम सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये एन्युटी है, हर साल सेम है, इसलिए इसको एन्युटी फैक्टर कहते हैं। और ये तभी यूज होगा जब हर साल कैश फ्लो सेम होगा। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया और तरीका भी बता दिया कैसा क्यों कर रहे हैं। सो एन्युटी फैक्टर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल डिस्काउंट फैक्टर्स। यानी अगर आपको 3 साल का एन्युटी फैक्टर चाहिए होगा, तो बेसिकली वो 3 सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स का सम होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। 3 साल का एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है 1, 2, 3, 1, 2, 3, इन तीनों का डिस्काउंट फैक्टर, यानी ईयर 1 का, 2 का और 3 का। 5 ईयर्स के डिस्काउंट एन्युटी फैक्टर का मतलब होगा 1 से लेकर 5 तक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टिल एनी नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा और आप उसको मल्टीप्लाई कर सकोगे। अब सर, अगर मुझे ये एन्युटी फैक्टर सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स करके निकालना ही है, तो फिर मेरे लिए शॉर्टकट कैसे हुआ? मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया। आपने पहले सबको ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। सो शॉर्टकट तो नहीं हुआ, सिर्फ स्टेप्स आगे पीछे कर दिए। यस, शॉर्टकट तब होगा जब मैं एनवीटी फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। एनवीटी फैक्टर डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है एनवीटी फैक्टर का। एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1 - 1 प्लस आर रेज टू द पावर -n, फिर होल डिवाइडेड बाई, सबको डिवाइड कर दो आर से। दैट्स द फॉर्मूला फॉर एनवीटी फैक्टर। यानी इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस आर विच इज 10%, रेज टू द पावर -3, बिकॉज हम 3 साल के डिस्काउंट फैक्टर्स का सम निकालना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 10% द रेट अगेन। सो ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा, 2 ब्रैकेट्स ये हैं और 2 ब्रैकेट्स ये हैं आखिर में। सो एंटर करें, आपके पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 2.487। फिर उसको आप एन्युटी से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द सेम आंसर।
सो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा एनविटी दैट इज 15,000 मल्टीप्लाइड बाय एनविटी फैक्टर. यस, एग्जैक्टली. बट रिमेंबर, जब आप 3 साल का एन्युटी फैक्टर उठाते हो तो स्टार्टिंग वन से ही करता है. यानी वो हमेशा ये अज्यूम करता है कि पहली पेमेंट वन से ही मिल रही है, ईयर वन के एंड से, फिर टू के एंड से, फिर थ्री के एंड से. सो इट दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन एन्युटी दैट स्टार्ट्स इन 1 year's टाइम. तो जब आपकी नॉर्मल एन्युटी होगी जो कि ईयर वन से स्टार्ट होती है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आप आज इन्वेस्ट करोगे तो इट इज लीस्ट लाइकली दैट यू विल गेट योर फर्स्ट प्रॉफिट टुडे. सो ऑब्वियसली इट विल टेक एटलीस्ट 1 year, क्योंकि जिसके पास भी आप पैसा लगाओगे वो उसको यूज करेगा और उसको 1 साल के बाद देगा, और पहली दफा 1 साल के बाद ही उसके अंदर कुछ कंपाउंड होगा. सो इट इज एन्युटी दैट स्टार्ट्स इन 1 year's टाइम. तो उसका ये फॉर्मूला होगा. सो अब मैं एक छोटे से एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, और आप जरा एनविटी फैक्टर के ही तरीके से इसको सॉल्व करना है रादर देन डूइंग इट सेपरेटली. अब ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करें. अच्छा, अगर जो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठे हुए हैं G2 में, ऑब्वियसली उनको भी कुछ सवाल वगैरह अगर पूछना है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू आस्क. इन मतलब हो सकता है वहां पर आपके साथ कोई भी हमारी मैनेजमेंट का कोई बैठा हुआ हो तो उसको आप क्वेश्चन बताएंगे, वो टाइप करेगा. तो उनकी आसानी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप ऑन रखता हूँ. तो आप ग्रुप पर, अगर आप व्हाट्सएप में पे एडेड है तो आप ग्रुप पे ही मैसेज ड्रॉप कर दें, तो मैं वहीं पर ही रिस्पॉन्ड कर दूंगा. इस
क्योंकि लेवल से आप देखो आपको छोटा सा डेस्टिनेशन होगा तो आपको सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप आपको अभी आवाज आ रही होगी। आ रही है आवाज आप लोगों को? ओके थैंक्स। सो उसका आंसर सबने कैलकुलेट कर लिया। सो लेट मी फाइंड आउट एन्युटी फैक्टर फर्स्ट। 1 minus 1 plus r is 9%, raised to the power minus 4 as there are 4 years starting from year 1, 9%, and ये आ गया annuity factor. Then present value of annuity निकालनी है तो इसको मुझे annuity से multiply करना पड़ेगा which is 17,500. So ये हमारे पास आ गया NPV 56,695 minus 52,695 approximately. सो अभी जो हमने डील किया वो ऑर्डिनरी एनविटी कहलाती है, यानी वो एनविटी जो ईयर 1 से स्टार्ट होती है। एक होती है एडवांस एनविटी जिसमें पहली पेमेंट जीरो पे मिल जाती है, यानी स्टार्ट जीरो से हो रहा हो। सो उसके लिए लेट्स से वर्डिंग क्या होगी, सपोज दैट अ कंपनी इज कंसिडरिंग, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। So this is the wording that you need to look at. The first one due now. Yeah, the first one will be received immediately.
और स्टार्ट ऑफ द ईयर, इस तरह की वर्डिंग से पता चलता है कि यार स्टार्ट से ही मिलना शुरू होगा। सो फिर उसके लिए क्या करें हम, उसका तरीका क्या है? तो लेट मी सॉल्व इट इन अ नॉर्मल वे, जो हम करते आए हैं टैबुलर फॉर्म में, ताकि फिर मैं जब शॉर्टकट तरीके से करवाऊं तो आप कंपेयर कर सको। सो 4 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें पहली पेमेंट 0 पे मिल जाएगी, फिर 1 पे मिलेगी, फिर 2 पे मिलेगी, फिर 3 पे मिलेगी। क्योंकि अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली 4 साल के प्रोजेक्ट में 4 दफा ही पेमेंट मिलेंगी, अगर एनुअल पेमेंट्स हैं तो बस सिर्फ ये है कि स्टार्टिंग 0 से हो जाएगी। सो 0 पे पहली, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ये 3 बेसिकली क्या है, ईयर 3 का एंड है और ईयर 4 का स्टार्ट, एक ही बात है। सो थर्ड ईयर का एंड हो या फोर्थ ईयर का स्टार्ट, देर बोथ सेम। तो ये चौथे साल की जो पेमेंट है आपको ये मिल रही है, तीसरे साल के एंड पे या चौथे साल के शुरू में, $17,500। तो अब 17,500 नहीं है, क्वेश्चन के मुताबिक 12,000 है। 4 साल 12,000 मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, 1 + R विच इज 12%, रेज टू द पावर -0, तो 1 आएगा। ऑब्वियसली 1 ही आना चाहिए, 1 ही आएगा, क्योंकि जो 0 की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो तो सेम होगी ना। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा, 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम हो जाएगा। तो आज ही मिल रहे हैं तो आज की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू तो 12,000 ही होगी, कम क्यों होगी? सो याद रखिएगा, 0 ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं आगे। सो एज द ईयर प्रोग्रेसेस आपका एन्युटी फैक्टर, सॉरी डिस्काउंट फैक्टर कम होता चला गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपके पास। सो दीज आर द प्रेजेंट वैल्यूज। अब इन सबको सम करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखिए, which is 30,000. So according to the question, you can invest for up to 40,000, but the required investment is just 30,000. So the NPV is 10822. अब suppose that we need to solve it using the NVT factor model. तो उसके लिए हमें इन सबको सम करना पड़ेगा 1 से, तो 3.402 आ गया। लेकिन अगर आपको पता है फॉर्मूला हमेशा 1 से काउंट करवाता है, तो जब आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे उसमें ईयर 3 पुट करेंगे तो आपके पास इन तीनों का सम आएगा। और अगर आप 4 पुट करेंगे तो वो ये वाला नहीं ऐड करेगा, वो फोर्थ ईयर वाला ऐड करेगा जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आप 4 ईयर्स के एन्युटी फैक्टर के लिए इस केस में 4 पावर लगाए, 4 नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि 4 में वो फोर्थ ईयर ऐड कर देगा जो कि हमारे पास नहीं है। तो आपको 3 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर लगाना पड़ेगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा जो कि हमें पता है कि 1 है। सो हमें क्या करना होगा, एन्युटी फैक्टर 3 ईयर्स का निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 12%। ये क्या करेगा, 1 से 3 तक का दे देगा आपको, यहां से लेकर यहां तक का दे देगा, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा 1 से ही स्टार्ट कराएगा। अब हमें पता है जो एक 0 पे एडिशनल पेमेंट मिल रही है उसका फैक्टर 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। सो 3.402 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, जो कि यहां पर भी है। तो आपने एनविटी फैक्टर, जब 4 साल का प्रोजेक्ट होगा और एडवांस वाली एनविटी होगी यानी 0 से स्टार्ट होगी, तो आप उसमें 3 ईयर्स का एनविटी फैक्टर पहले कैलकुलेट करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 12,000 से, 40,821 आ गया, 822। सेम, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस करें।
So for a 4 years project, in case of advance, we must calculate NVT factor for 3 years and then we add one जो कि जीरो वाला है. So अगर समझ में आ गया है तो just simply yes लिख दें. I'll get it. Okay, great. Yes, Meher, we can use NVT factor from the table directly as well. There is no harm. मैंने कहा ना use कर सकते हैं. Though I don't recommend it, but yes, we can use it. ओके okay, अब जरा देखिए हमने दो तरह के क्वेश्चंस देख लिए हैं. एक जिसमें वन से स्टार्ट हो रहा है जो कि नॉर्मल है, और एक जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है जिसको एडवांस एन्युटी कहते हैं. बट कभी कभार कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप पैसा लगाओ और वो लोग कहें यार इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉफिट में आने में. सो मे बी यू डोंट गेट एनीथिंग एट द एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर टू, और मे बी यू स्टार्ट गेटिंग इट फ्रॉम ईयर थ्री. अब जीरो देख लिया जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वन से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी देख लिया, वो नॉर्मल है. बट अगर टू से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो रहा है, या फोर से स्टार्ट हो रहा है, या उसके भी आगे से स्टार्ट हो रहा है, वो बीच में नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे, उसको कहेंगे क्या? उसको हम कहते हैं डिलेड एनविटी. यानी एक ऐसी एनविटी जो आपको नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिल रही, यानी वन से नहीं मिल रही, वो स्टार्ट ही 2 साल के बाद से हो रही है, 3 साल के बाद से हो रही है. तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए भी मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज वन पे, टू पे और थ्री पे कुछ नहीं मिल रहा. So your cash flows are zero in the first 3 years. Zero, zero, zero. And और आपको पहला ही कैश फ्लो मिल रहा है $16,000 का ईयर फोर से. फिर 5, 6 और लेट्स से 7 years. 16,000 आपको आगे भी मिल रहा है आगे, आगे के 3 मजीद सालों में. दिस इज द पैटर्न. यानी आप आज प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, बट द प्रोजेक्ट से अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कैश फ्लो आपको ईयर वन पे, टू पे, थ्री पे कुछ नहीं मिल रहा, एंड इट स्टार्ट्स गेट you're going to get it from year 4 onwards. तो इसके लिए वर्डिंग पता है क्या लिखता है? स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 4, या स्टार्टिंग इन 4 years टाइम फ्रॉम नाउ. तो 4 साल के बाद से. अब लेट्स से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है $38,000. रेट है आपका से 9%, और हमें इस केस में एनपीवी निकालनी है. ठीक है, तो मैं लेट्स सॉल्व इट यूजिंग द नॉर्मल मेथड जो टेबुलर फॉर्म है. उसमें हम डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 + 9% रेज टू द पावर -1. और ये मैंने हर साल का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया. अब अब मैं पीवी निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू. इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली जो पहले 3 साल हैं उसमें कुछ है ही नहीं. जब कुछ है ही नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू भी कुछ नहीं आएगी. तो जब से कैश फ्लोज मिल रहे हैं वहां से आपको प्रेजेंट वैल्यू भी दिखना शुरू हो जाएगी. अब मैं सम कर लेता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक. शुरू के साल में कुछ है ही नहीं तो सम में भी कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. 40,000
027। उसके बाद माइन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 38,000 एंड देन एनपीवी आ गई 2027। अब हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग द एनवीटी फैक्टर। अब आप जरा देखें, आपके पास अगर मैं एनवीटी फैक्टर का सम करूं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो हमेशा वन से स्टार्ट करा के देगा, तो इट विल बी 5.033, 5.033, 5.033, लेकिन इसमें शुरू के 3 साल भी शामिल है। अब अगर मैं 16,000 को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने सिर्फ 16,000 को सिर्फ इन चारों से नहीं मल्टीप्लाई किया होगा, इन चारों के साथ नहीं किया होगा, इसका मतलब मैंने इन तीनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि है ही नहीं। तो मुझे या तो सिर्फ इन चारों को सम करना चाहिए, या फिर अगर मेरे पास टोटल आ भी है तो उसमें से शुरू के 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडेड है। तो द फर्स्ट 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सिंपल। या आई शुड टेक सम ऑफ ऑल दीज 4। तो अगर मैं सिर्फ इन चारों का सम उठाता हूं तो देखते हैं है क्या, 2.502 मल्टीप्लाई बाय 16,000, वही सेम आना भी था, सेम ही आएगा। आ गया 40027। अब और अगर ये मेरे पास मौजूद होगा तो मुझे इन तीनों का सम उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, तो भी सेम आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे पूरे 7 ईयर्स का अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर अगर मैं 4 लिखूंगा तो वो ये वाले 4 उठाएगा, फर्स्ट 4 हमेशा फर्स्ट वाले उठाएगा। तो अगर मैं पावर 4 लिखूंगा तो उसको थोड़ी पता होगा कि आखिरी वाले 4 उठाने हैं, वो हमेशा शुरू के 4 उठाएगा। सो मैं करके दिखा देता हूँ आपको पहले। 1 - 1 + 9% रेस टू द पावर -4, जो कि गलत है, डिवाइडेड बाय 9%। क्योंकि हाउ हाउ कम द फॉर्मूला इज गोना नो कि आप आखिरी वाले 4 की बात कर रहे हो, शुरू के नहीं कर रहे हो, वो हमेशा शुरू के ही करके देगा। ये रहा, ये तो सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो 4 नहीं उठाएंगे आप तमाम आखिरी साल तक का पूरा उठाएंगे, यानी 7 पूरा करेंगे, तो आपके पास 7 ईयर्स का पूरा आ जाएगा, इंक्लूडिंग 1 से लेकर 3। ये रहा, सेम आ गया। बट वी डोंट नीड दिस वन ना, वी डोंट नीड 5.033, बिकॉज 5.033 इंक्लूड्स ऑल दीज 3। तो मुझे एक और एनविटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो ये है एनविटी फैक्टर ऑफ 7 ईयर्स। फिर मैं एनविटी फैक्टर दोबारा निकालना है ऑफ 5 ईयर्स, सॉरी 5 नहीं, शुरू के 3 ईयर्स। तो मैं ये फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और पावर जो है वो -7 की जगह -3 कर देता हूँ, 2.531। तो इन तीनों का सम 2.531 है। अब इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ, 5.033 -2.531, 2.502। तो 7 ईयर्स के एन्युटी फैक्टर में से जो साल नहीं मिल रहे उनका एन्युटी फैक्टर मैं हटा दूंगा, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 16,000 से, तो I'll get the same answer, 400। समझ में आ गया सबको? सो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, जरा वो मुझे करके दिखाइए।
जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करें. So 8 years project है ना. So it means that we need to find out the NVT factor of 8 years first. Let me do it here again.
फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका था, सिर्फ मुझे रेट्स वगैरह चेंज करने हैं। इसको 10% कर देता हूँ, -7 की जगह -8 कर देता हूँ। सो 5.928, दैट इज द एनवीटी फैक्टर फॉर 8 years। दैट मीन्स 1 से लेकर 8 तक के डिस्काउंट फैक्टर्स का सम आ गया। बट सवाल के मुताबिक जो है वो 1 से लेकर 2 तक आपको कुछ नहीं मिल रहा। सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 3। सो 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, सो 2 साल का माइनस करना पड़ेगा। सो फिर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ -8 की जगह -2 कर देता हूँ। लेट मी चेंज दिस वन एज वेल, इसमें नीचे भी 10% आएगा। सो 5.335, और यहाँ भी 10% हो जाएगा, क्योंकि वी हैव कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ 10%, और पावर -2। सो शुरू के 2 साल का ये है, 8 साल का ये है। सो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो रिमेनिंग जो 6 years है उसका एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये जो आपको कैश फ्लो मिलेगा 20,000, ये आपको 6 years के लिए मिल रहा होगा, 6 years तक का मिल रहा होगा। सो इट इज 20,000 multiplied by 3.599। सो दैट इज, ये आ गया। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें, -50,000। सो 21,988, exactly this is what you people have calculated। सो दिस इज कॉल्ड डिलेड एन्युटी, यानी जिसमें ईयर 1 की बजाय ईयर 1 के आगे से पहली पेमेंट मिलना शुरू हो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके। अब मैं आपको इसी इसी सवाल को, इसी पैटर्न को एक और तरीके से करवाने का फॉर्मूला बता रहा हूं, जो कि हमारे आगे काम आ सकता है बहुत जगह पे। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एन्युटी, इसका मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं, फिर आपकी मर्जी, आप जो भी तरीका यूज करो। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक एन्युटी, ठीक है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद एन्युटी फैक्टर, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डिस्काउंट फैक्टर। 3 चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिसमें एन्युटी फैक्टर जो आप लोगे, एन्युटी फैक्टर शुड बी should be for the years in which बल्कि should annuity factor should be for the number of payments, and discount factor should be the delay in years beyond year 1। क्या मतलब इसका? इस सवाल में जरा देखिए, मुझे ये बताइए, इस सवाल में कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स मिलेंगी? पेमेंट्स कितनी मिलेंगी, नंबर ऑफ पेमेंट्स? 6, एग्जैक्टली। सो ये जो पहला पार्ट मैंने लिखा है ना, शुड बी फॉर द नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी 6 years का एन्युटी फैक्टर होना चाहिए। सो जो आपका फॉर्मूला है एन्युटी फैक्टर का, वो आप अप्लाई करोगे और 6 years का एन्युटी फैक्टर निकालोगे। यानी यहां पर आप 8 की जगह 6 लिखोगे, जितनी पेमेंट्स है उतना फैक्टर लोगे, 4.335। एक ये काम करना है। दूसरा, आपको डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होगा, यानी 1 + r रेज टू द पावर -n। 1 + r रेज टू द पावर -n, वो जो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है। बट इसमें n क्या होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिले। ईयर 1 के कितने आगे से आपको पहली पेमेंट मिल रही है, क्योंकि 1 से मिलना तो डिले नहीं कहलाएगा। 1 से मिलने का मतलब तो नॉर्मल है, तो डिले काउंट कहां से होगा, 1 के आगे से। इस सवाल में किस साल से मिलना शुरू हो रहा है? 3rd ईयर से, और नॉर्मली 1 से मिलता है। तो 1 से कितना आगे मिल रहा है, 2 साल आगे मिल रहा है। सो डिले जो है इसमें 2 साल का है। यस, देर इज अ 2 years डिले इन द फर्स्ट कैश फ्लो।
वन से तो नॉर्मली मिलता है, थ्री से मिलने का मतलब है 2 साल जो चाहिए होगा वो 2 साल का चाहिए होगा, ये याद रखिए। तो 1 + 10%। तो हर सवाल में ये वाला मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले आप देखो पेमेंट्स कितनी है, उतने सालों का एन्युटी फैक्टर चाहिए होगा, और वन के कितने आगे से मिल रहा है उतने साल का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होगा। ये 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर। अब आपने क्या करना है, इन तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। व्हाट्स द कैश फ्लो? इट इज 20,000। What's the annuity factor? It is 4.355. What's the discount factor? It's 0.826. Multiply all these three, you will get the same answer जो यहाँ आपके पास आ रहा था। ये रहा। 71988. A different method, same answer. So you can always remember this formula, annuity into annuity factor, but the key point is that annuity factor should be for the number of payments. जितनी number of payments मिलेगी उतने साल का annuity factor उठाना है। और एक साल से कितना आगे से मिलना शुरू हो रहा है, यानी एक साल और जिस साल से मिलना शुरू हो रहा है उसके बीच में गैप कितने साल का है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट शामिर, लिसन। देखिए हमारा प्रोजेक्ट है 8 साल का, 8 years का प्रोजेक्ट है, जिसमें पहले 2 साल कुछ नहीं मिल रहा, तीसरे साल से मिल रहा है, विच मीन्स वन पे नहीं मिलेगा, टू पे नहीं मिलेगा, थ्री से मिलना शुरू हो जाएगा, तो 8 सालों में 2 साल तक नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स यू विल हैव टोटल 6 पेमेंट्स इन दिस प्रोजेक्ट। 6 पेमेंट्स आपको मिलेंगी। तो आपको पहले एन्युटी फैक्टर लेना है 6 साल का, क्योंकि पेमेंट्स 6 है। 6 पेमेंट्स, 6 years एन्युटी फैक्टर। उसके बाद आपको देखना यह है कि मिलना कब से स्टार्ट हो रहा है। थ्री से। थ्री से। मिलता कब से है नॉर्मली? वन से। वन नॉर्मल है, मिल रहा है थ्री से। वन और थ्री में कितने साल का गैप है? 2 years का। तो जो डिस्काउंट फैक्टर आप लोगे वो 2 साल का उठाओगे, वो 2 years का उठाओगे, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। फिर उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो आपने अब इस मेथड से सॉल्व करना है। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उससे जरा सॉल्व करके बताएं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एनवीटी इज इक्वल टू एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर इंटू डिस्काउंट फैक्टर।
सबसे पहले तो वही एन्युटी फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कितने साल का होगा और कितनी पेमेंट्स मिलेंगी। 9 साल का प्रोजेक्ट है और शुरू के 4 साल कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 5-6 साल से मिल रहा है। 9 में से 4 हटाएं तो 5 साल बचते हैं। तो 4 साल कुछ नहीं मिलेगा, 5 साल मिलेगा इसका मतलब। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एन्युटी फैक्टर के फॉर्मूले को। और इसमें जो चेंजेस मुझे करनी है मैं वो कर लेता हूँ। एक तो डिस्काउंट रेट का चेंज करना है 12%। और अब पेमेंट्स कितनी मिलेंगी, 5 पेमेंट्स। आई मेक इट 5। ये आ गया 5 साल का एन्युटी फैक्टर 12% के हिसाब से। उसके बाद डिले कितने साल का आ रहा है, 1 से नॉर्मली मिलता है और 5 ईयर से मिल रहा है। तो कितने साल का डिले, बताएं। नॉर्मली यस, 4 ईयर्स डिले। नॉर्मली 1 से मिलता है, ये 5 से मिल रहा है, तो -4। ये 4 ईयर्स का डिले आ गया। अब आप इसमें से, अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एनुअल पेमेंट्स 20,000 to 3.605 into 0.635, ये आ गया। प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इसमें से 30,000 आप माइनस करें तो एनपीवी आ जाएगी। जी, ये बात देखें। पहले नंबर ऑफ पेमेंट्स देखनी है हमें कितनी मिल रही हैं। एनविटी फैक्टर, इस फॉर्मूले में एनविटी फैक्टर हमेशा उतने साल का उठाएंगे जितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स मिलेंगी। 9 ईयर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें वो कहता है पहली पेमेंट ईयर 5 से मिलेगी, यानी 1 पे नहीं मिलेगी, 2 पे नहीं मिलेगी, 3 पे नहीं मिलेगी, 4 पे नहीं मिलेगी। यानी 4 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। अब 9 सालों में 4 साल तक नहीं मिले तो कितने साल बचते हैं, 5 साल। तो 5 पेमेंट्स हैं, इसलिए मैंने पावर 5 लगा दी टू फाइंड आउट एन्युटी फैक्टर। तो पेमेंट्स के हिसाब से जो एन्युटी फैक्टर है वो तो आ गया। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर भी लेना है, 1+R वाला फॉर्मूला। बट उसमें पावर जो है वो डिपेंड करती है डिले के ऊपर। नॉर्मली आपकी पहली पेमेंट 1 से मिलती है और 1 से मिलेगी तो कोई डिले नहीं होगा, फिर डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 1 की जगह 2 से मिलेगा तो 1 साल डिले, 3 से मिलेगा 2 ईयर्स डिले, और अगर 5 से मिल रहा है जो कि यहां पर है तो उसका मतलब 4 ईयर्स का डिले है। तो मैंने पावर 4 उठा ली। एनविटी फैक्टर उठाया, डिस्काउंट फैक्टर उठाया, और फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर आपको इसको एक्सेल पे सॉल्व करना है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका पहले भी बता चुका हूँ एक्सेल पे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ईयर्स है ना। 9 ईयर्स। ठीक है। आप इसमें अपने कैश फ्लोज लिख लो जहां से मिलना शुरू हो रहे हैं। इसमें जीरो है तो जीरो लिख दे, डॉलर का साइन भी लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। ठीक है, 0 0 0 0। इसके बाद से 20,000 मिलना शुरू हो गया। कभी अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो कि यार क्या करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, तो आप ये पैटर्न ले लो और आप इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू लिखो और एनपीवी का फॉर्मूला लगा दो। एनपीवी रेट इज 12%, कैश फ्लोज ईयर 1 से सिलेक्ट करने और एंड तक, बस सिंपल, ब्रैकेट क्लोज। अब डिले है नहीं है क्या है सब कुछ ये खुद कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पैटर्न लिख लो कैश फ्लोज का और एंटर कर दो। ये रहा। कंफ्यूजन खत्म। 45,818, 45,818। आप सिंपली एनपीवी का फॉर्मूला लगा दो तो क्वेश्चन एटलीस्ट गलत होने से बच जाएगा आपका।
तो 1 से लेकर 9 तक लिखे। जिन सालों में कुछ नहीं है उन सालों में आपने जीरो लिखना है लाजमी, फिर उसको काउंट करेगा। वरना अगर आप जीरो नहीं लिखोगे ना तो वो उसको काउंट ही नहीं करेगा। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जीरो लिखना है उसके अंदर। सो 0 0 0 0। और जिस साल से मिलना शुरू हो रहा है वो लिख दें। एनपीवी का फॉर्मूला लगा दें, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनपीवी के लिए आपको इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी, बस एक एडिशनल स्टेप। समझ में आ गया सबको? अच्छा, जहांगीर कह रहे हैं कि ये वाला मेथड रिपीट कर दे। कौन सा वाला मेथड रिपीट करूं? पीवी वाले में तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको सिर्फ एनपीवी का फॉर्मूला याद रखें। ये देखें, ये देखें एनपीवी, एक्सेल का रेट, परसेंटेज के साइन के साथ, कॉमा, और ईयर 1 से लेकर आखिरी साल तक जिन सेलों में आपने कैश फ्लोज लिखे हैं वो सब लिंक कर दें। ओके जहांगीर, एनवीटी इंटू, देखो एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर इंटू डिस्काउंट फैक्टर, यानी एक दफा आपको एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और एक दफा आपको डिस्काउंट फैक्टर से। तो अगर आप एनवीटी फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर उठाते हो तो चैलेंज ये आएगा कि ईयर्स क्या होने चाहिए, यानी एनवीटी फैक्टर के लिए ईयर क्या होना चाहिए और डिस्काउंट फैक्टर के लिए ईयर क्या होना चाहिए। यही सबसे ट्रिकी चीज है। तो उसके लिए मैंने आपको एक याद रखने के लिए एक चीज बताई है। एनवीटी फैक्टर के लिए जो ईयर्स होंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पेमेंट्स पे, कि इस पूरे प्रोजेक्ट में या इस पूरे इन्वेस्टमेंट में आपको कितनी पेमेंट्स मिलेंगी, उतने साल का आपने एनवीटी फैक्टर उठाना है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो वो कह रहे हैं 5वें साल से मिलना शुरू होगा, तो 5वें साल से अगर आप स्टार्ट करते हो और 9 साल तक आप लेके चलते हो तो कितनी पेमेंट्स बनती हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब एनवीटी फैक्टर 5 साल का आपने लेना है, ये रहा फॉर्मूला। 5 साल का एनवीटी फैक्टर ले लिया। तो एनवीटी फैक्टर के लिए ईयर्स का को डिटरमिन करने के लिए आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स देखनी पड़ेंगी, सिंपल। 5 पेमेंट्स है, 5 साल का एन्युटी फैक्टर। 6 पेमेंट्स है, 6 साल का एन्युटी फैक्टर। 3 पेमेंट्स है, 3 साल का एन्युटी फैक्टर। उसके बाद आता है डिस्काउंट फैक्टर, अगेन उसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स डिटरमिन करना है। उसके नंबर ऑफ ईयर्स डिपेंड करते हैं कि डिले कितना आ रहा है पहली पेमेंट को रिसीव करने में। अब मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 1 से मिलता है, तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट में 1 से पहली पेमेंट मिलेगी तो इसका मतलब डिले नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और पहली पेमेंट ही 1 साल के बाद से मिलना शुरू हो रही है। बट डिले कैसे काउंट होगा? जब ईयर 1 पे पहली पेमेंट ना मिले बल्कि पहली ही पेमेंट को मिलने में 2 साल लग जाए। तो अगर 2 साल लग रहे होंगे जहांगीर, आप मुझे बताएं, अगर 2 साल से के बाद पहली पेमेंट मिलेगी तो कितने साल डिले हुआ? अगर पहली पेमेंट ईयर 1 की बजाय ईयर 2 से मिलना शुरू हो तो डिले कितना हुआ? यस, 1 ईयर। और अगर 5 से मिलना शुरू हो रहा तो, जैसे इस क्वेश्चन में 5 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो इस क्वेश्चन में ईयर 4 का उठाएंगे, क्योंकि डिले 4 साल का है। तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर, बिकॉज 5, वी हैव 5 नंबर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, और 4 साल का डिस्काउंट फैक्टर, एज वी हैव 4 years डिले इन द फर्स्ट पेमेंट। सर एनपीवी का फंक्शन एग्जाम वाली स्प्रेडशीट में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एनपीवी का फंक्शन जो है
वो आपके एग्जाम में अवेलेबल होगा। सर ये पीवी का फॉर्मूला एडवांस सिनेरियो में कैसे यूज करेंगे? एडवांस वाले में तो आसान है ना, 1 से लेकर जितने साल हैं वो तो आप फॉर्मूले में डील कर लेंगे, और जो जीरो वाली पेमेंट है वो एज इट इज ऐड कर देंगे आप। यानी अगर जीरो पे जो एक पेमेंट मिल रही है एक्स्ट्रा, उस वो जितनी भी पेमेंट मिल रही है वो आप अलग से ऐड कर दो। मैं ऊपर ले जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एडवांस वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। ये है ना। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप एनपीवी लिखे। रेट हमारा कितना था? 12%। एडवांस है ना। तो आप याद रखो, कभी भी फॉर्मूले में जो जीरो ईयर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कभी भी फॉर्मूला उसको जीरो ट्रीट नहीं करेगा, उसको छोड़ दें। ईयर 1 से हमेशा स्टार्ट करना है। 1 से लेकर 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक। ये आपको दे देगा 1 से 3 तक। जुहेब, समझ में आ रही है बात? जुहेब, जल्दी सी यस बोल दें अगर अब तक की बात समझ में आ गई है तो। ओके, 1 से 3 हो गया कवर। अब आपकी एक एक्स्ट्रा पेमेंट है जीरो पे, 12,000, वो आप एज इट इज लिख लें अलग से। अब आप एंटर कर दें। ये आ गई। 40821, 40822, 40822। बिल्कुल। अब अलीजा कह रही है कि सर अगर ऐसा हो कि पेमेंट जो है ना वो हर साल ना मिले, बीच बीच में मिले, फिर तो सबसे आसान यही है। फिर तो आप एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते हो ना। फिर तो आप करो ही यही एनपीवी वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 पे, अब मैं एग्जांपल ऑल्टर कर रहा हूँ। ईयर 1 पे मिल रहा है 20,000, फिर 2 पे नहीं मिल रहा, फिर 3 पे फिर मिल रहा है 20,000, फिर 4 5 पे नहीं मिल रहा, और बाकी 6 7 8 9 पे मिल रहा है। लेट्स से ये खत्म। सो क्या मसला है? आप इधर एनपीवी का फॉर्मूला लिखो। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीरो, जीरो जहां नहीं मिल रहा ना वहां जीरो लिखना पड़ेगा आपको। सो एनपीवी लिखा, रेट लगाया, रेट इज 12%, कॉमा, और ईयर 1 से लेकर ईयर 9 तक सबको मिला दिया आपने। अब जो नहीं है वो उसको जीरो ट्रीट कर लेगा और फिर भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। सो इस एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में तो ये टेंशन ही नहीं है कि बीच में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बस आप सारा पैटर्न लिख लो और ईयर 1 से लेकर कनेक्ट कर दो सारा। और किसी को कुछ पूछना है? एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी जहन में सवाल है तो पूछ लें। ओके, शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब आप लोग को।
सो हमने तीन तरह की एन्युटी को डील कर लिया है। एक, वन से मिल रहा हो विच इज नॉर्मल केस। दूसरा, जब एडवांस में मिल रहा हो यानी जीरो पे ही पहली पेमेंट मिलना शुरू हो रही हो। और तीसरी सिचुएशन जब हमें वन की बजाय टू, थ्री या फोर या इससे आगे से मिलना पैसे मिलना शुरू हो रहे हो। सो हमने ये सिचुएशंस देख ली हैं प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं। सो नथिंग न्यू, बट आपको कैलकुलेशन करके देनी है मुझे। ईयर वन टू थ्री कैश फ्लोज। जरा मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये जरा बता दें कि अगर किसी को 10% रिटर्न चाहिए हो इस प्रोजेक्ट से तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जल्दी से बता दें। अच्छा, समझिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है बट मैं आपको बता नहीं रहा। ठीक है, दी हुई है, मैं आपको बता नहीं रहा, सो इट्स अ सीक्रेट। सो इट्स गिवन है बट मैं आपको नहीं बता रहा। सो पहले आप मुझे बताइए कि अगर इस प्रोजेक्ट में किसी को 10% रिटर्न चाहिए हो तो उसको कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, सवाल आए हैं मेरे पास। सर ईयर फाइव में जीरो नहीं लिखा आपने सर। ईयर फाइव में, अच्छा वो ऐसे मिस हो गया होगा, कोई मसला नहीं। नहीं, ईयर फाइव से तो मिलना शुरू हो रहा था ना, इसलिए नहीं लिखा। फाइव में तो मिल रहा है ना, तो जीरो क्यों लिखूंगा। सर आप किट से इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे ताकि किट में तो जाहिर है ये जो मैं अभी आप करवा रहा हूँ मेहर, ये क्वेश्चंस MA1 MA2 और F2 की रिवीजन है। सो ऑब्वियसली किट में इट्स लीस्ट लाइकली कि आपको बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे। करेंगे, बाद में करेंगे। नहीं विनोद, अगर होगा तो फॉर्मूला। 10% into 1 plus 10% is, here we go, these are the present values, that is कितनी इन्वेस्टमेंट। अब मैं हूं तो पता चल जाएगा कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इफ वी वांट टू। 34,598, परफेक्ट। दिस इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर, ऐसा ही है। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है अगर किसी को 10% चाहिए। सही है। अच्छा, अब एनपीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपको क्या बतानी होगी तो आप एनपीवी निकाल सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। अब दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आपको बताने लगा हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट 34,598, ये रही, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया।
मुझे ये बताइए, अगर इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 34,598 है, तो इसका क्या मतलब है कि आप कितना परसेंट कमा रहे हो उस प्रोजेक्ट से? कितना परसेंट? यस। हिबा जीरो कैसे हो गया? अभी तो आप लोगों ने कहा था कि अगर आप 34,598 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10% कमाएंगे, मैंने वही तो बताया। एग्जैक्टली 10%, वेरी गुड। ना 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 ना। ये आप नहीं बोलो प्रॉफिट नहीं हुआ। आप 10% कमाना चाहते थे ना, तो आप 10% कमा रहे हो ना, तो प्रॉफिट कैसे नहीं हुआ? हम ये कहेंगे कि जितना हम कमाना चाहते थे उतना कमा रहे हैं, यानी 10%। ठीक है। अच्छा, इसमें एनपीवी क्या आ रही होगी? एनपीवी क्या आ रही होगी? जीरो। एनपीवी विल बी जीरो। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जितना परसेंट हम कमाना चाहते हैं उसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है उतनी ही मांगी जा रही है। तो अगर आपकी एनपीवी किसी भी रेट पर जीरो आ जाती है, इसका मतलब आप उतना परसेंट कमा रहे हो, क्योंकि गैप खत्म हो गया। क्योंकि आपने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी उस रेट पर, इन्वेस्टमेंट भी उसी के बराबर है। और प्रेजेंट वैल्यू यही तो बताता है कि अगर आपको ये परसेंटेज कमानी है तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर इतनी ही मांगी जा रही है तो उसका मतलब आप 10% ही कमा रहे होंगे। तो जिस रेट पर एनपीवी जीरो आ जाए, मतलब कम, उतना ही कमा रहे हो, ना ज्यादा ना कम। और उसको कहते हैं आईआरआर। सो आईआरआर क्या है? डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप कह रहे हो मैं इतना परसेंट अगर मुझे कमाना है तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये। और अगर नीचे इन्वेस्टमेंट भी वही हो तो इसका मतलब आप उतना ही कमा रहे हो। इज दैट क्लियर? बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलिए। चलिए। ओके, फिर से बता दूं। देखो, अभी आपसे सबसे मैंने पूछा था कि अगर मुझे 10% रिटर्न कमाना है तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप सबने मुझे ये कैलकुलेट करके दिया। शामिर, ऐसा ही है? शामिर, अभी आप लोगों ने कहा था ना कि अगर 10% कमाना है तो ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब मैं आपको कह रहा हूँ मैंने इतनी ही इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ, तो उसका मतलब आप 10% कमा रहे हो। इतनी ही इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको कहूँ कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब आप 10% कमाओगे। और अगर जितनी प्रेजेंट वैल्यू हो उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो तो उसका मतलब वो रेट जिस पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, इन्वेस्टमेंट उसी के बराबर है, इसका मतलब आप वही रेट कमा रहे हो। क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 10% कमाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट भी वही हो, तो इसका मतलब आप जो परसेंटेज है वही कमा रहे हो, 10% ही कमा रहे हो। तो अगर किसी रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो और फिर जब देखो कि यार प्रेजेंट वैल्यू के बराबर ही इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसका मतलब जितना परसेंट मैंने रेट पुट किया था उतना कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वही इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है। सो इट मीन्स हम उतना परसेंट कमा रहे हैं। देखो मसूद, अभी तो हमें ये देखना है कि क्या हम 10% कमाना चाहते हैं। अगर हम 10% कमाना चाहते हैं और 10% के रेट से एनपीवी जीरो आ रही है और हम भी 10% कमाना चाहते हैं और कमा भी 10% रहे हैं, तो फिर क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। बस सवाल ये है कि क्या हम 10% कमाना चाहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन ना। तो मैं इस सवाल में कह रहा हूँ यस, हमें 10% कमाना है। हम 10% कमाना चाहते हैं और 10% कमाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट दरकार है और उतनी ही मांगी जा रही है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं तो अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कमा रहा हूँ। अच्छा, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी इस रेट पे,
मुझे प्लस मिल जाएगा तो और ज्यादा मिल जाएगा, बट कम से कम जितना मैं चाह रहा हूँ उतना तो मैं कमा रहा हूँ। का सवाल। सर व्हाट इज एग्जैक्टली आईआरआर? द रेट ऑफ रिटर्न, यस इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट से कितना परसेंट कमा। ओ, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, बल्कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि आप कैलकुलेट करवाई और वही डाल दी। अब ये 30,000 होता तो कमाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मैक्सिमम। मैं आपको कह रहा हूँ इसमें मांग 30। क्या अब भी हम 10% कमा रहे होंगे? यस और नो? हाँ अब सही आवाज। मुझे ये बताइए कि क्या अभी भी हम 10% कमा रहे होंगे? यस और नो? या 10% से ज्यादा कमा रहे होंगे? यस, 10% से ज्यादा। क्योंकि 10% कमाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, मांगी उससे कम जा रही है, विच मीन्स हम 10% से भी ज्यादा कमा रहे होंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो हमारा आईआरआर होगा वो इस वक्त 10% नहीं है। 10% तब होता जब 10% पे एनपीवी जीरो आ रही होती। हमारा आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 10% से ज्यादा होगा। अच्छा, नमाज ब्रेक मैं देता हूँ। मैं बल्कि ऑफ करूंगा, क्योंकि मैं अपने मामू की फातह खानी से उठ के मैंने क्लास ले रहा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, मैं क्लास ले लेता हूँ और मैं वो फरीज़ा भी अदा कर सकूँ। तो मैं उनकी फातह खानी से उठ के आया हूँ, बस मैं ये थोड़ा सा आयरर का कॉन्सेप्ट समझा के मैं ऑफ कर दूंगा। सो अगर मैं, सो इफ द पीवी इज फॉर एग्जांपल 34,000, इट मींस हमें लॉस नहीं हो रहा, बट वी आरंट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न एज वेल। जी बिल्कुल। बिल्कुल वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिटर्न, बट लेकिन हम ना उससे ज्यादा कमा रहे हैं ना उससे कम कमा रहे हैं, हम एग्जैक्टली वो कमा रहे हैं। अगर हम 34,598 इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें 34,598 से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब हम 10% से, आप लोग बताएं, कंप्लीट करें जुमला। हाँ, फला वही निकालने, वही हम वहीं तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तो मैं सिर्फ एक 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 बेस बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हाँ मोर देन 10%। सो अगर मैं 34,598 इन्वेस्ट करता हूँ तो 10% कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उससे कम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूँ। और इस केस में एनपीवी क्या आएगी? पॉजिटिव। एग्जैक्टली पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है जिस रेट पर एनपीवी आई है पॉजिटिव, उस रेट से हम ज्यादा कमा रहे हैं। जीरो का मतलब है वही रेट कमा रहे हैं, वही हमारा आईआरआर है। और नेगेटिव का मतलब है हम उससे कम कमा रहे हैं। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम 10% से ज्यादा कमा रहे हैं, ये बात तो तय हो गया। सो इसका मतलब अगर मैं ये जुमला लिखता हूं तो क्या ये ट्रू है या नहीं है? आईआरआर इज ग्रेटर देन 10%। ट्रू और फॉल्स? इस अभी अभी जो सिचुएशन है आपके सामने। ट्रू। बिकॉज या सो वी आर अर्निंग मोर देन 10%, दैट्स ट्रू। तो अगर मुझे आईआरआर निकालना है इस क्वेश्चन का, तो मुझे वो रेट निकालना पड़ेगा जो 10% से तो ज्यादा होगा, बट वो रेट निकालना पड़ेगा जिसपे एनपीवी क्या आ रही होगी? बताइए। जीरो आ रही होगी। मुझे वो रेट चाहिए होगा इस क्वेश्चन में जिसपे एनपीवी जीरो आ रही होगी। 10% पे तो जीरो नहीं आ रही, 10% पे तो पॉजिटिव आ रही है। सो इट मस्ट बी मोर देन 10%। तो मुझे वो रेट चाहिए होगा जिसपे एनपीवी जीरो आएगी। यहां तक बात समझ में आती है सबको? इसलिए अब जब भी हमसे आईआरआर मांगा जाएगा तो हमें वो रेट निकालना पड़ेगा जिसपे एनपीवी जीरो आती है। ठीक है। अच्छा, मैं उसका फॉर्मूला अभी आपको लिखवा रहा हूं। उसकी डेरिवेशन की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैंने आईआरआर को डिराइव किया है प्रॉपर, उसके फॉर्मूले को। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको आईआरआर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, यानी वो रेट जिस पे एनपीवी जीरो आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। वो फॉर्मूला जरा देख लीजिए आईआरआर का। स्मॉल ए परसेंट प्लस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ब्रैकेट्स देख लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय बी परसेंट माइनस ए परसेंट। सो अगर आपको किसी फॉर्मूले किसी क्वेश्चन में आईआरआर निकालना हो, यानी वो रेट जिस पे एनपीवी जीरो होती है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। चार चीजें चाहिए हमें इस फॉर्मूले में: स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब ये क्या बला है? स्मॉल ए परसेंट इज लोअर rate at which NPV should be positive. B% higher rate, सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, at which NPV should be negative. Capital A positive NPV at A%. Capital B negative NPV at B%। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अगर मैं इसी को बेस बनाऊं तो अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमें एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव हो, और वो रेट A% कहलाता है, स्मॉल ए। उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फिर हमें एक ऐसा रेट चाहिए जिसमें एनपीवी नेगेटिव आ जाए, और जो स्मॉलर रेट पे जो पॉजिटिव एनपीवी आएगी उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और जो बड़ा रेट, डिस्काउंट रेट, जिसपे नेगेटिव एनपीवी आएगी, उससे जो एनपीवी आएगी वो नेगेटिव होगी, और उस नेगेटिव एनपीवी को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं।
जैसे अगर मैं ये वाला सवाल उठाऊं तो इसमें मुझे बताएं 10% पे एनपीवी पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है? बताएं। 10% पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और कितनी पॉजिटिव आ रही है? मैं ये लिख भी देता हूँ। 10% पे 34,598 माइनस 30,000, 4598। तो अब मुझे आप ये बताएं, ऊपर ऊपर का दे इस्तेमाल करके, तो ये बताएं 10% इन चारों में से क्या चीज है? ए है, बी है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, क्या है? जो 10% है उसको हम क्या कहेंगे इन चारों में से? स्मॉल ए। बिल्कुल स्मॉल ए है ये। सो 10% इस केस में स्मॉल ए है। तो मैं लिख देता हूं आगे 10%। ठीक। और इस स्मॉल ए पे आने वाली एनपीवी जो पॉजिटिव है उसको हम क्या कहेंगे? 4598 को कैपिटल ए, वो मैं यहां लिख देता हूँ 4598। तो मेरे पास स्मॉल ए आ चुका, मेरे पास कैपिटल ए आ चुका है। अब मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे एनपीवी नेगेटिव आ जाए, तो मैं ये सवाल दोबारा सॉल्व करूंगा एक ऐसे अज्यूम्ड रेट से जिस पर एनपीवी नेगेटिव आ जाए। अब मुझे आप लोग बताएं, अब तक आप एनपीवी वगैरह कैलकुलेट कर चुके हो, मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा एनपीवी को नेगेटिव करने के लिए या कम करना पड़ेगा? 10% पे तो पॉजिटिव है। अब मुझे अगर नेगेटिव एनपीवी चाहिए तो रेट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? सब लोग बता दें फिर मैं आऊंगा आगे। एवरीवन, अगर मुझे नेगेटिव एनपीवी चाहिए तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई इंक्रीज द रेट और शुड आई डिक्रीज द रेट फ्रॉम 10%? ये ना बोलें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम। वो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स होता है, हम डिस्काउंट रेट चेंज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं चेंज कर सकते हम कभी भी क्वेश्चन का। हम सिंपल जो जिस रेट से हम डिस्काउंटिंग करते हैं हमें वो चेंज करना पड़ेगा। जी, हमें रेट इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एनपीवी में और डिस्काउंट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। आप परसेंटेज जितनी बढ़ाओगे एनपीवी उतनी कम हो जाएगी। तो हमें तो कम करनी है, नेगेटिव करनी है तो कम करनी है। तो हमें अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा इतना कि नेगेटिव आ जाए। अब सर कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव आ जाएगा? 10 से हम 11% कर दें तो कैसे पता चलेगा 11% पे नेगेटिव हो जाएगा? कम तो हो जाएगी बट नेगेटिव हो ना हो। हाँ बिल्कुल, अंदाजा, दैट इज एक्सपीरियंस एस्टिमेट, हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब नेक्स्ट रेट लेता हूँ 18%, नहीं 16% ले लेता हूँ, बल्कि 18 ले लेता हूँ ताकि नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाए। 18%। तो मुझे ये सवाल दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा 18% पे। तो कर लेते हैं। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो इंटू 1 + आर। आर ले रहा हूं मैं 18%, रेस टू द पावर -1। ये रहा करेंसी है। अब ये दोबारा प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही हैं पीवीज एट 18% और ये आई थी पीवी एट 10%। उनको ऐड कर लेता हूं तो ये आ गया और नेगेटिव आ गई है ना? नेगेटिव एनपीवी आ गई है। दिस माइनस दिस, बहुत थोड़ी नेगेटिव है बट है नेगेटिव 156। तो मैं काम करता हूँ यार, थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि गैप थोड़ा ज्यादा अच्छा हो। इसको 20% कर देता हूँ, 18 की जगह 20 कर देता हूँ, थोड़ा सा रीजनेबली। अब सही है 1181। सो नाउ आई हैव गॉट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवीज बोथ। तो अब मैं इसको फिल कर सकता हूँ। सो ये हो गया 20% और इस पे आने वाली एनपीवी है 1181 नेगेटिव।
अब आईआरआर निकालते हैं। सो फॉर्मूला क्या था आईआरआर का? द द A% विच इज द लोअर रेट है ना, वो है 10%, प्लस ब्रैकेट ओपन किया द पॉजिटिव एनपीवी विच इज 4598 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ए प्लस बी नहीं है, सॉरी, ये ए माइनस बी है, होगा तो प्लस ही, बट लिखते माइनस ही हम। सो A% 10% प्लस पॉजिटिव एनपीवी विच इज 4598 डिवाइडेड बाय 4598 माइनस फॉर्मूले का और माइनस एनपीवी वाला, ठीक है। सो ये माइनस वाला ये आ गया, तो ये क्या होगा, ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस ही हो जाते हैं फिर, तो प्लस ही होना होता है इनको, बट हम लिखते जरूर हैं ऐसा ही, इनटू हायर रेट विच इज 20% माइनस 10%। सो अब फॉर्मूला देख लें पहले, A% विच इज 10%, पॉजिटिव एनपीवी विच इज 4598 वो ऊपर आएगी, नीचे दोनों एनपीवी को ऐड किया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो मैंने माइनस लिखा है, लेकिन चूंकि बी 127 पहले ही माइनस है, तो ये वाला माइनस और इसका माइनस आपस में प्लस ही हो जाएगा, तो ये प्लस कर देंगे। ये सब करने के बाद इन दोनों के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करके आखिर में 10% ऐड हो जाएगा। तो ब्रैकेट सही लगाइएगा प्लीज, यहाँ ब्रैकेट्स का खेल है सारा, अगर आपने ब्रैकेट इधर उधर कर दिया तो जो प्लस होना होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होना होगा प्लस हो जाएगा, सारा इधर उधर हो जाएगा। ये आ गया आपका 17%, अप्रोक्सीमेटली 8%। आपने देखा था ना 18% पे जब हमने निकाला था तो बहुत क्लोज था जीरो के, तभी मैंने चेंज कर दिया था। 17.96%, यानी अगर आप इस प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालोगे तो इसकी एनपीवी जो जीरो आएगी वो 17.96% पे जीरो आएगी। अब ये आईआरआर का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, इसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, डेरिवेशन एग्जामिनेबल नहीं है तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, अगर कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दूंगा, जबकि आयरा की के फॉर्मूले की डेरिवेशन सीरियस एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। तो सर आप एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा 17.96 पे एनपीवी निकाल के बता दें। कैश फ्लो इंटू 1 प्लस 17.96%, अच्छा जीरो नहीं आएगी, जीरो के बहुत करीब होगी एनपीवी इस रेट पे, -1। ये देखें 29,865, यानी अब देखिए गौर से सुनेगा, अब आपको एरर समझ में आ जाएगा। अगर मुझे 17.96% कमाना है, यानी अप्रोक्सीमेटली 18% कमाना है, तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में बताएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैलकुलेशन के मुताबिक कितनी करनी पड़ेगी अगर मुझे 17.96% कमाना है? 29,865, यानी अप्रोक्सीमेटली, बताएं, अगर 17.96% कमाना है तो अप्रोक्सीमेटली कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? अप्रोक्सीमेटली 30,000, 29,865 इज अप्रोक्सीमेटली 30,000। और मांगी कितनी जा रही है प्रोजेक्ट में, ये बताएं, मांगी कितनी जा रही है? 30,000, यानी ये कमाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इतनी ही तकरीबन मांगी जा रही है, सो वी कैन से दैट वी आर अर्निंग 17.96% फॉर दिस प्रोजेक्ट।
तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 18% हम कमा रहे हैं, क्योंकि 18% कमाने के लिए तकरीबन 30,000 की इन्वेस्टमेंट दरकार है इस प्रोजेक्ट में, और वही मांगी जा रही है। जी जी, बस मैं एंड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 10% थोड़ी देर के लिए समझे हमने ऐसे ही अज्यूम करके निकाला था, उसका कोई तो काम नहीं था। वो हो भी सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, बट अभी समझे आयरन निकालते वक्त हमें कोई से भी दो रेट चाहिए होते हैं बस, आयरन निकालने के लिए। तो आप यूं समझे एक रेट 10% था और एक हमने 20% उठा लिया, ये हमने सब अज्यूम किया। नहीं विनोद, मैं 18% से भी काम चला सकता था। मैं 18% से भी काम चला सकता था। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा गैप ज्यादा रखा। थोड़ा बहुत आएगा डिफरेंट, क्योंकि हम आईआरआर जो निकालते हैं ना वो अप्रोक्सीमेशन से निकालते हैं, ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन वैसे भी आती है। इसलिए ज्यादातर दफा एग्जाम में वो क्या करता है एग्जामिनर, आपको दो रेट्स खुद से ही बता देता है कि ये रेट्स यूज करके आयरन निकाले, ताकि फर्क ना आए। बट इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। मतलब आंसर अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ भी जाए तो एस्टिमेशन है, और एस्टिमेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए मसला नहीं है। हाँ, अब मुइज ने भी बड़ा जबरदस्त बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट 17.96 है तो ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 17.96 कमा के दे रहा है। तो या तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न इससे कम हो, यानी आप इससे कम कमाना चाहते हो, या इतना कमाना चाहते हो, तो आप उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है आपका, तो फिर ये प्रोजेक्ट सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये 17.96 कमा के दे रहा है। किसी के जहन में और कोई सवाल आ रहा है तो भी पूछ लें, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अब सिर्फ मुझे आपकी क्वेरीज ही लेनी है। जीरो एनपीवी का मतलब ये है ना कि गैप खत्म हो गया, यानी आप जितना परसेंट कमाना चाहते हो उसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है उतनी ही इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है। ये देखें सहिस्ता, 17.96% कमाने के लिए तकरीबन 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना, ये रहा, और उतनी ही मांगी जा रही है। सो अगर आप इन दोनों का गैप ले लोगे तो ऑलमोस्ट जीरो होगा। फला नहीं, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतना इतना अनइवन पैटर्न होगा तो फिर एनवीटी के फॉर्मूले से हम कर नहीं सकते ना, इतने सारे डिलेस को हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। एक दफा आ रही है पेमेंट, एक दफा नहीं आ रही, एक दफा आ रही है, एक दफा नहीं आ रही, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है एनवीटी के फेल फॉर्मूले से। शाइस्ता, आपको बात समझ में आ गई, जीरो एनपीवी वाली बात? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है यार कौन से परसेंट पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, कितने परसेंट पे अगर हमें आईआरआर चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ 17.96 पे ही तकरीबन 30,000 की इन्वेस्टमेंट दरकार है, और जो कि 30,000 इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी है, तो ही मैं मुझे पता चलेगा ना कि मैं इतना परसेंट कमा रहा हूँ। तो अब सर, अगर हमें क्वेश्चन में, यार ये मैं शेयर कोशिश करूंगा कि मैं किसी और का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप का असल में चार्जर टूट गया था। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने आपको बताया मेरे मामू का असल में इंतकाल हुआ है। तो मैं वो उनकी फातह खानी के लिए यहाँ पर आया हूँ इस्लामाबाद। तो ये कज़न का लैपटॉप है, बट आई ट्राई, मैं इसको सेव कर लूंगा, फिर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ व्हाट्सएप पे। सो अगर सर एग्जाम में हमें आईआरआर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको दो एनपीवीज चाहिए होंगी, और दो एनपीवीज निकालने के लिए दो रेट चाहिए होंगे। एक रेट ऐसा होना चाहिए, जजाकल्ला फला, एक रेट ऐसा होना चाहिए इस पे पॉजिटिव एनपीवी आए, और एक रेट ऐसा होना चाहिए इस पे नेगेटिव आ जाए। ये दोनों रेट आपकी मर्जी के हो सकते हैं, अगर एग्जामिनर नहीं दिए हुए तो। दोनों कोई से भी रेट्स उठाएं, बस मेक श्योर एक पे पॉजिटिव आए और एक पे नेगेटिव आए, और उसको फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास आईआरआर आ जाएगा। अच्छा, वी डोंट हैव अ क्लास टुमारो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम मंडे वाले दिन
अगेन ऑनलाइन क्लास ले लें ताकि क्लास ज़ाया ना हो। और फिर ट्यूसडे शायद मेरी ट्रैवलिंग होगी क्योंकि मैं बाय रोड आया हूँ। तो बाय रोड 2 दिन लगते हैं। तो अगर मैं ट्यूसडे निकलूंगा कराची इस्लामाबाद से तो मैं वेडनेसडे वाले दिन पहुंचूंगा, तो वेडनेसडे वाली क्लास जो है मैं कंफर्म फिर भी कर दूंगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी। बट इंशाल्लाह ये जो एक आध छुट्टी हुई है इसको मैं वहां आके कंपनसेट कर दूंगा। जजाकल्ला अरीब। नहीं, कल नहीं है, कल नहीं है। आमीन सुबह आमीन। जजाकल्ला फॉर द प्रेयर्स। सर पूरा कोर्स आप ही पढ़ाइएगा। पढ़ाएंगे, अच्छा अब ये पूछ रहे हो। मलिक मैं इंशाल्लाह वहां आऊंगा तो फिर इंशाल्लाह बता दूंगा कि क्या होगा, आगे का प्लान पूरा बता दूंगा आप लोगों को। The other rate that is being an assumption can be any percentage, yes। फरा कोई भी परसेंटेज हो सकती है, दोनों में से कोई भी परसेंटेज आपकी मर्जी की होगी, आप दोनों अपनी मर्जी की रखें, बस एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होनी चाहिए। क्योंकि हमें हमें दोनों में से किसी भी रेट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो जीरो पे पहुंचने के लिए इंटरेस्टेड है। हमें तो वो रेट चाहिए होगा जिसपे हमें जीरो मिल जाए। सो इट कुड बी एनी टू रेट्स। हाई एंड लो मेथड पढ़ा है ना आपने, उसमें एक हाईएस्ट कॉस्ट आते हैं, एक लोएस्ट कॉस्ट आते हैं, और फिर अपने टारगेट कॉस्ट तक पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह का है। ठीक है, तो इनशाला मैं कुछ और लेक्चर्स भी फिर आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आईआरआर की डेरिवेशन शेयर करूंगा, और कुछ और छोटे लेक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो देख लीजिएगा प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। ऑफ कर दूं क्लास? कोई और सवाल तो नहीं है जहन में? चले, अल्लाह हाफिज।